हेलो इंजीनियर्स, मैं शुभम। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिविल इंजीनियर्स के टॉप 10 IS 4562,000 कोड की इंटरव्यू क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे आप फ्रेशर हो या QA किसी इंजीनियर हो या बिलिंग इंजीनियर हो, ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बेस्ड साइड आंसर्स भी मिलेंगे जो रियल इंटरव्यूज में आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब्स हैव टू बी कास्ट इन केस द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज 55 एम क्यूब। यहाँ मैंने 55 एम क्यूब पूछा है। इंटरव्यूअर आपको कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है, 98 एम क्यूब, 110 एम क्यूब, कुछ भी। So as per clause 15.2.2 of IS 4562,000, a table has been given। ये टेबल दे रखी है जिसके हिसाब से हम नंबर ऑफ सैंपल्स डिसाइड करते हैं। So if the quantity of concrete is between 1 to 5 m cube, the number of sample is 1. If it is between 6 to 15 m cube, the number of sample is 2. If it is between 16 to 30 m cube, the number of sample is 3. If it is between 31 to 50 m cube, the number of sample is 4. If it is 51 and above, the number of sample is 4 plus one additional sample for each additional 50 m cube or part thereof. Okay. तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 55 m cube के लिए है। The question is for 55 m cube. So it is 51 and above. So how many number of samples we will be casting? We will be casting 4 plus 1. That is 5 samples we will be casting. So 5 samples. One sample contains 3 cubes. So 5 into 3. So 15 cubes we will cast in case of 55 m cube. In the similar manner, you can also calculate for any number which is given to you. Okay, and this table is similar for all the grades of the concrete. Okay. So हमारा second question है, what do you mean by the characteristic strength and standard deviation of the concrete, and what is the value in the case of M35 grade of concrete? So as per the clause 36.1, characteristic strength of the concrete is defined as the strength of the material below which not more than 5% of the test results are expected to fail. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 100 क्यूब्स कास्ट की और आफ्टर 28 डेज आपने उसका टेस्टिंग किया, सो 95% ऑफ द क्यूब्स उसका स्ट्रेंथ जो है FC के वैल्यू से ज्यादा आएगा. Okay, so that value is called as the characteristic strength. There is another term that is the mean strength, which is represented by FM, and characteristic strength is represented by FCK. So formula is given, the mean strength is equal to FCK plus 1.65 into sigma. Sigma is the standard deviation. Standard deviation refers to the statistical measure of the variation in the compressive strength across multiple test batches. और स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना बेटर क्वालिटी कंट्रोल होगा और मोर कंसिस्टेंट कंक्रीट आएगा. एक टेबल दे रखा है IS 456 में, दैट इज द टेबल 8. इसमें एक स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट दे रखा है. फॉर एग्जांपल M10 एंड M15, द assumed standard deviation is 3.5. For M20 and 25, assumed standard deviation is 4, and from M30 to M50 the standard deviation is 5. So हम सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि पूछ रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन M35 को क्या हो जाएगा, एज पर दिस टेबल द assumed स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 5 एंड व्हाट विल बी FCK विल बी 35. सो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्यूब टेस्ट पासिंग क्राइटेरिया. ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. सो द क्यूब टेस्ट पासिंग क्राइटेरिया इज एज पर टेबल 11 ऑफ IS 456/2000. इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं जिसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं कि क्यूब इज पास. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड बी विद इन ±15% ऑफ द एवरेज. सेकेंड क्राइटेरिया इज इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट
should be greater than or equal to FCK minus 4, and mean of the result should be greater than FCK plus 0.825 into standard deviation or FCK plus 4, whichever is greater. तो इसको चलिए एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। सपोज करिए आपने कहीं कंक्रीट कराया एक राफ्ट का, उसमें 4 m क्यूब कंक्रीट किया और द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M25। आपने 20 कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आप कास्ट करेंगे? 1, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज 4 m क्यूब। आपने 28 डेज के बाद उन सैंपल की टेस्टिंग की। एक सैंपल में 3 क्यूब आते हैं तो आपके 3 टेस्ट रिजल्ट आएंगे। लेट अस सपोज द 3 टेस्ट रिजल्ट्स आर 25, 27 and 28. These are the 3 individual test results. So if you find the average of these test results, it will be 26.67. तो फर्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं कि the individual test result should be within plus minus 15% of the average. So 26.67 is the average value. Minus 15% we will get 22.67, and plus 15% we will get 30.67. So all the individual test results should be within 22.67 and 30.67, जो कि यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है 25, 27, 28। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में तो क्यूब पास हो गया। द सेकेंड क्राइटेरिया कि इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FCK minus 4 means 25 minus 4, that is 21. So individual test result 25, 27, 28 are all these results are greater than 21. तो सेकेंड क्राइटेरिया में भी हमारा क्यूब पास हो गया। नाउ द थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज द mean of the result should be greater than FCK plus 0.825 into sigma or FCK plus 4, whichever is greater. So sigma value as we have discussed in the previous slide, for M25 grade is 4. So 0.825 into sigma, that is 4, is 3.3. 25 plus 3.3 will get 28.3, and 25 plus 4 we will get 29. इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? दिस इज 29. सो मीन ऑफ द रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 29, बट मीन ऑफ द रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? 26.67. सो यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया में हमारा क्यूब फेल हो गया। सो आपको तीनों क्राइटेरिया में क्यूब जब पास होगा तभी आप क्यूब टेस्ट पास करेंगे, अदरवाइज द क्यूब टेस्ट विल फेल। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द स्लम्प इन केस ऑफ पाइलिंग, रोड या कैनाल। सो हमसे पूछ रहा है कि इन केस अगर आप पाइलिंग कर रहे हो तो आप स्लम की वैल्यू कितनी रखोगे, या रोड में कंक्रीट कर रहे हो तो आप स्लम की वैल्यू कितनी रखोगे, आप किसी कैनाल में काम कर रहे हो तो आप स्लम की वैल्यू कितनी रखोगे। तो एक टेबल मेंशन है IS 456 में, जिसमें कि हमको स्लम की वैल्यू कितनी रखनी है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसिंग कंडीशन इट इज मेंशन। सो दिस इज द टेबल आई हैव शोन। सो इन केस ऑफ ब्लाइंडिंग कंक्रीट, shallow section or pavement using pavers, the degree of workability required is very low. So we cannot determine the slump in this case. We determine the degree of workability using VB consistometer test. In case of mass concrete, lightly reinforced section, slab, beams, walls, column, floors, in hand placed pavements, canal lining and strip footing, the degree of workability required is low, and the slump value should be between 25 to 75. In case of heavily reinforced section, slab, beams, walls and column, the degree of workability required is medium, and the slump value should be between 50 to 100. In case of slip form work or pumped concrete, the degree of workability required is medium, but the slump value should be between 75 to 100. In case of trench fill or in situ piling, the degree of workability required is high, and the value of slump should be between 100 to 150. In case of tremi concrete, the degree of workability required is very high, so we cannot determine this workability using slump test, so we determine the workability using flow table test here. So वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि what should be the value of the slump in case of piling. पाइलिंग के केस में कितना रखना है? यहाँ क्लियरली मेंशन टेबल में 100 to 150, दिस वन। रोड के केस में कितना रखना है? तो ये रोड को हम पेवमेंट्स भी बोलते हैं। सो रोड के केस में वी हैव टू कीप द स्लम बिटवीन 25 to 75। कैनाल के केस में कितना रखना है? सो अगेन इन द सेम लो वर्केबिलिटी कंडीशन, कैनाल लाइनिंग के केस में
we have to keep the slump value between 25 to 75. So हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, what is the minimum period of striking of formwork in case of a 7 meter beam? ये आपको किसी के लिए भी पूछ सकता है, कॉलम के लिए भी पूछ सकता है, स्लैब के लिए भी पूछ सकता है. So the minimum period of striking of formwork is mentioned in IS 456 as per this table. So if the type of formwork is vertical formwork to column, walls and beam, the period of striking should be between 16 to 24 hours. In case of soffit formwork to slab, the minimum period of striking is 3 days. In case of soffit formwork to beams, the minimum period of striking is 7 days. The props to slab, if the span is up to 4.5 meter, the minimum period of striking is 7 days. If it is spanning over 4.5 meter, then period of striking should be 14 days. In case of beams and arches, if it is a span up to 6 meter, then period of striking is 14 days. If it is over 6 meter, then it is 21 days. So हमसे पूछा गया है period of striking of formwork in case of a 7 meter beam. तो 7 meter beam, तो beam कहाँ आ रहा है आपका थर्ड वाले में, soffit formwork to beam. तो हम कितने दिन बाद स्ट्राइक कर सकते हैं आफ्टर 7 डेज. अब यहीं पे हमने soffit तो हटा दिया, लेकिन props नहीं हटाएंगे. यहाँ पे लिखा है props to beams and arches and the span is more than 6 meter, 7 meter span है, तो हम props after 21 days हटाएंगे. This is a very important table. आपने फॉर्मवर्क इस टेबल से पहले हटा दिया तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी स्लैब, बीम्स या आर्चेस की जितनी आनी चाहिए. ओके, तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. ये मेंशन है हमारा टेबल 2 में एज पर IS 456/2000, बट ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ये क्या होगा, बट ये बहुत ही बेसिक चीज है और दूसरे टेबल में ही मेंशन है IS 456 में. सो ऑर्डिनरी कंक्रीट इज बिटवीन M10 to M20, standard concrete is between M20 to M55 and high strength concrete is between M60 to M80. यहाँ पे M क्या है, M is the mix, और ये जो नंबर लिखे हैं उसके साइड में वो क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सीवियर या एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन. सो हमारा IS 456/2000 जो है उसमें हमें एक टेबल दे रखी है, दैट इज द टेबल 3 which explains the exposure condition which are of 5 types: mild, moderate, severe, very severe and extreme. So the question जो यहाँ पूछा गया है कि सीवियर और एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन है, हाउ विल यू डिटरमाइन. तो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए हम देखते हैं द कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू द सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेजनल फ्रीजिंग, विलिस्ट वेट और सीवियर कंडेंसेशन. अगर ऐसा एक्सपोजर कंडीशन है तो दिस एनवायरनमेंट विल बी कॉल्ड एज सीवियर एनवायरनमेंट. एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए देखते हैं सरफेस ऑफ द मेंबर इज इन द टाइडल जोन और मेंबर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड एग्रीगेसिव केमिकल्स. इस तरह का अगर एक्सपोजर कंडीशन है तो दैट एनवायरमेंटल विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. सो ऐसे ही डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सपोजर कंडीशन है. दीज आर गिवन इन द टेबल 3 ऑफ द IS 456/2000. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट या मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ सीवियर एक्सपोजर कंडीशन. ओके, so for this we have to see the table number 5 of IS 456/2000. इसमें मेंशन है डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था. एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो आरसीसी आप कर रहे हो, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कर रहे हो या प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर रहे हो, तो उस प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना रखना है और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना रखना है. तो दिस इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन दिस टेबल. हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट
इन केस ऑफ सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, तो ये है सीवियर एक्सपोजर कंडीशन नंबर 3। और इस पे अगर हम आरसीसी की बात करें तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज 320 एंड व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30। सो हम एक्सपोजर कंडीशन अगर सीवियर है तो M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से नीचे हम नहीं करेंगे और उसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 तो डालेंगे ही डालेंगे। दिस इज व्हाट द टेबल एक्सप्लेन्स। और अगर हम रेनिफोर्स कंक्रीट कर रहे हैं तो अगर हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं तो हम M20 से नीचे ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं डालेंगे और मिनिमम सीमेंट कंटेंट हम 250 किलोग्राम पर M³ डालेंगे ही डालेंगे अगर हमारा सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है तो। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट शुड बी द एडजस्टमेंट टू द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन केस द एग्रीगेट्स आर अदर देन 20 mm। सो अभी हमने पिछले स्लाइड में जैसे डिस्कस किया, टेबल 5 it clearly indicates depending upon the exposure condition what is the minimum grade of concrete which can be used, what is the minimum cement content that has to be used, and what is the maximum free water cement ratio has to be used. But all these conditions are only for 20 mm aggregate. If you are using aggregate other than 20 mm, then these values have to be adjusted. Minimum cement content has to be adjusted, and that is how much कितना एडजस्ट करना है वो हमको टेबल 6 में दे रखा है। तो अगर हम नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 10 mm यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू एडजस्ट द मिनिमम सीमेंट कंटेंट विथ 40 प्लस 40 किलोग्राम पर M³। अगर हम 20 का मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तब तो हम सेम रहेगा जैसा कि हमको टेबल 5 में दे रखा है। और अगर हम 40 mm nominal maximum size of aggregate use कर रहे हैं then you have to decrease the cement content by -30 kilogram per M³। Okay, next question. So हमारा 10th question है what should be the permissible limit of deviation in case of column oblique beam length and width। so ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप इंटरव्यू पर्पज से देखो चाहे आप साइट पे इंस्पेक्शन करने जा रहे हो तब देखो। तो हमारा टेबल IS 456 का टेबल है, इसमें दे रखा है डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम। तो आप क्रॉस सेक्शन डायमेंशन अगर देखोगे तो कॉलम बीम में कितना लिमिट है वो +12 mm और -6 mm। ये तो कॉलम और बीम की बात हुई। अगर हम फुटिंग्स की बात करें तो डायमेंशन इन प्लान +50 mm -12 mm। मतलब अगर 6 मीटर का सपोज कर लिए फुटिंग का लेंथ है या विड्थ है तो 6 + 50 mm एंड 6 - 12 mm इतना ही वेरिएशन अलाउड है। इसेंट्रिसिटी 0.02 टाइम्स द विड्थ ऑफ द फुटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन बट नॉट मोर देन 50 mm। नॉट मोर देन 50 mm इसेंट्रिसिटी इज अलाउड। और अगर हम थिकनेस की बात करें इट इज +0.05 टाइम स्पेसिफाइड थिकनेस। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज कर लीजिए थिकनेस ऑफ द फुटिंग 1 मीटर है तो 1 × 0.05 कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। तो स्पेसिफाइड जो डायमेंशंस है वो 1.05 और 0.95 के बीच में ही होनी चाहिए फुटिंग की थिकनेस की अगर बात करें तो। Okay, so thank you for watching my video, and if you like this video do like, share and subscribe and comment on which topic you want the next video. Thank you.